हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इनके बारे में तो हम 9th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडक्टर मेनली दो टाइप के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर्स मेटल्स के बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के बने होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, इस टाइप से। अब जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं होता, यानी कि नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पहले डिकम्पोज होगा, उसके बाद करंट को वो लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। थर्ड हम देखें तो जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर होते हैं। करंट कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस लेके जाते हैं करंट को। आयंस आर करंट कैरियर्स। फोर्थ हम देखें तो जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें मैटर फ्लो नहीं करता, जबकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फ्लो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लिया ये फ्रिज हो गया, यहाँ पे मेन स्विच हो गया, ये यहाँ से वायर कनेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेटालिक वायर है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन करंट को लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अब पूरा का पूरा मेटल थोड़े ना आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ मेटालिक कंडक्टर्स में मैटर का फ्लो नहीं होता, नो फ्लो ऑफ मैटर। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जो आयंस हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहीं पे ले लेते हैं NaCl है, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले पार्ट थे वो कहाँ जा रहे थे, इसकी इधर कैथोड के पास। नेगेटिव कहाँ जा रहे थे, इधर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा क्लोरीन जो गैस है वो यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा, और जो Na पॉजिटिव था वो यहाँ आके सोडियम यानी कि यहाँ पे लिबरेट होता जाएगा, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैटर का फ्लो होता है। क्लियर। फिफ्थ हम देखें कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो जो मेटालिक कंडक्टर है उनका कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि यहाँ पे जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो इनका जो कंडक्टेंस है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है जबकि इनकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे तो ये रीज़न हो गया कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा। डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, और आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट को वो लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हमने देखा कि ये कोई वायर है, वायर में मेटल के पार्टिकल हैं, ये जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, लॉस कर रखा है। क्लियर, यानी कि ये कर्नल पार्टिकल हो गए। मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कर्नल। अब देखो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो कर्नल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, वाइब्रेट होना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। वाइब्रेट जैसे ही ये वाइब्रेशन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली करंट को लेके नहीं जा सकता। क्लियर। तो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल पार्टिकल्स कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर तुम बोल सकते हो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है,
वाइब्रेशन ऑफ कर्नल पार्टिकल। क्लियर? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिंपल सा है टॉपिक, बहुत ही इजी है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो करंट को रोकता है, विच अपोज करंट। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास्ड इन ए कंडक्टर। क्लियर? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम R लगाते हैं। R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम, और इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो करंट है उसको हम कितना मान लेते हैं? 1 एम्पियर। तो यहाँ से क्या हम लिखेंगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज यूनिटी। ठीक है, करंट कितना हो? यूनिटी या फिर 1 एम्पियर हो। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है G से, और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट क्या थी अपनी? ओम। तो यहाँ पे अगर ओम को रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? पर ओम। क्लियर? तो ये हो गया कंडक्टेंस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम करेंगे जब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट अभी तुमने यही याद रखना है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है रो से, RHO, रो से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, उसकी अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो लेंथ हमने इक्वल ले ली, इसका एरिया ज़्यादा ले लिया, इसका एरिया कम ले लिया। अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, आराम से पास हो सकते हैं करंट को लेके। एरिया अगर कम है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा करंट का, तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या आया अपने पास? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए रो लगाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है, रेजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए लेंथ को हम कितना मान लेंगे? लेंथ ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों 1 हो गए, तो उस टाइम पे देखो जो रो है इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर when length of wire is 1 centimeter and area of cross section of that wire is 1 centimeter square। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट आता है इसमें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है कप्पा से। किसे डिनोट किया जाता है? कप्पा, यानी कि K से हम इसको डिनोट करेंगे। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, ऐसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की? ओम सेंटीमीटर। और कंडक्टिविटी में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया कंडक्टिविटी।
नेक्स्ट आता है अपना स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी, जो अपना कंडक्टिविटी होती है वो। अब कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन दैट कैरी करंट, वो नंबर ऑफ आयंस जो करंट को लेके जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम में कितने आयंस हैं जो करंट को लेके जाएंगे, उसको क्या नाम देंगे हम? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कहाँ होते हैं? मेटल में। या फिर आयंस कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस दैट कैरी करंट पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम, ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो, इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। क्या लिया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे, ये क्या है? आयंस, यानी कि इतने वॉल्यूम के जो सॉल्यूशन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के जो ये आयंस हैं वो भी क्या करेंगे? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करेंगे ना, यानी कि दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आयंस जितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ? 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो क्या होती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हेन आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग वॉल्यूम V कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो, लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? ये एक टाइप की कंडक्टिविटी तो है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया ना कि इतना वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, तो क्या आ गया? लैम्डा इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो, ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ आता है? नॉर्मलिटी के केस में आता है। तो V की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। ये कहाँ से आया? ये हमने देखा कि मान लिया C ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट किस में है? मान लिया 1000 लीटर वॉल्यूम में है। ठीक है, C ग्राम इक्विवेलेंट कितने है? 1000 में। तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होंगे? हमने तो सिर्फ 1 ग्राम लेने हैं ना, तो 1 ग्राम कितने में होंगे? 1000 अपॉन C, और C यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। और ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ पे आता है? नॉर्मलिटी में। तो C की जगह पे क्या लिख दिया? नॉर्मलिटी, यानी कि वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा? 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या निकालना है? हमने इसकी यूनिट निकालनी है। तो देखो, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? पर ओम पर सेंटीमीटर। 1000 वॉल्यूम है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होगी, और नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी की क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या आ गया? इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा? ये पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है लैम्डा m से। सेम ऐसे ही है ये भी। हमने एक बीकर लिया, बीकर में अब की बार हम लेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कितना लिया है? 1 मोलर सॉल्यूशन। इसके भी आयंस होंगे, ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। सेम वैसे ही है। तो व्हेन आयंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स having volume V conduct electricity is called molar conductivity। तो लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा? कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यहाँ पे 1 मोलर लिया है तो 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? मोलरिटी। यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा?
पर ओम पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये सिंपल से टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे डेफिनेशन के, तो ये ऐसे कराए हैं मैंने, इनको अच्छे से लर्न करना है, डेफिनेशन है ये। ओके।